Hello everyone. Welcome to Arihant Padhaku. And as you all know that I am Divya, your science educator, and we are doing the sessions where we are learning the term 2 chapters of class 9th. So today we are going to learn the chapter that is why do we fall ill. आपको पता है कि जितने भी ये सेशंस बन रहे हैं इसमें आपका डबल बेनिफिट हो रहा है. हर सेशन में मैं बताती हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो रहा है और साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं. अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें व्हाई डू वी फॉल इल, सुनने में बहुत जनरल चैप्टर लगता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि आंसर में लिखना क्या है. तो आज इस सेशन में हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आंसर मतलब एज पर क्वेश्चन आंसर कैसा लिखना चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए. सो लेट्स क्विकली बिगिन. और इस चैप्टर के टॉपिक्स है हमारे पास हेल्थ, डिजीजेस, टाइप ऑफ डिजीजेस, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. स्टेट टू कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. तो बेसिकली आपको बताना है कि दो कंडीशंस जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प कर सकती है. तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? बेसिकली हेल्थ का मतलब होता है इट इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. मतलब फिजिकली भी वो ठीक हो, उसको कोई डिसऑर्डर ना हो, सोशली भी उसका बिहेवियर वाइज भी ठीक हो और मेंटली भी वो कुछ टेंशन वगैरह ना हो, मेंटली भी वो फिट होना चाहिए. तो दो कंडीशंस जो आपकी गुड हेल्थ रखने में फायदा कर सकती है, तो यहाँ दो कंडीशंस देनी है सिर्फ. एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड. ठीक है, मतलब आप बैलेंस डाइट खाओ. बैलेंस डाइट होती है जिस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं राइट अमाउंट में. और दूसरी चीज बेटर सैनिटेशन और क्लीन सराउंडिंग्स. मतलब जहां पे आप रहते हो वो सराउंडिंग्स क्लीन हो और आपका पर्सनल हाइजीन भी हो, सैनिटेशन भी अच्छा हो. मतलब कहीं पे भी जो आप कह सकते हो कि जो वेस्ट है वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि कहीं पे भी वेस्ट इकट्ठा होता है या कहीं पे भी गंदगी होती है तो वहां पे बहुत से मॉस्किटोज वगैरह हो जाते हैं जो कि डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं. सो बट इफ यू ईट द बैलेंस डाइट तो आपकी बॉडी सही से रहेगी. क्लीन सराउंडिंग्स, पर्सनल हाइजीन, बेटर सैनिटेशन, ये आपको एक अच्छे एनवायरमेंट में रहने में मदद करेंगे. सो दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. अगला क्वेश्चन, public cleanliness is considered more important for individuals' health. Do you agree? Give reason. तो ये क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि जो पब्लिक क्लीननेस है कि मतलब कि आसपास जो आपका क्लीन कितना रख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है. क्या आप अग्री करते हो? और अगर करते हो तो उसका रीजन देना है. अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आंसर पता होता है बट आप समझ नहीं पाते हो कि लिखना क्या है. तो अपने आंसर्स को आपने इलैबोरेट एज पर द मार्क्स करना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम अग्री करते हैं क्योंकि पब्लिक क्लीननेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इफेक्ट करती है इंडिविजुअल की हेल्थ को. क्योंकि अगर कहीं पे भी ओपन ड्रेनेज रहेगा या गार्बेज स्ट्रीट पे फेंकेंगे या कहीं पे भी खड़ा हुआ पानी रहेगा तो वहां पे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत से मॉस्किटोज, फ्लाइज ब्रीड करेंगे और फिर वो हमें इन्फेक्ट करेंगे और इसी कारण डिजीजेस कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होगी और हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी. सो बेसिकली पब्लिक क्लीनलीनेस जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को. तो इसलिए जो ओपन ड्रेनेज नहीं रहना चाहिए, गार्बेज को स्ट्रीट पे नहीं फेंकना चाहिए, कहीं पे भी खड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए ताकि ब्रीडिंग प्लेसेस ही ना हो, ना वो माइक्रोब्स हो, ना वो ब्रीड करे, ना उनका नंबर बढ़ ज्यादा हो और ना ही वो आपको इन्फेक्ट करे. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ कनेक्टेड. अब पर्सनल हेल्थ तो आपको पता है, ठीक है, मतलब आपकी अपनी हेल्थ, और कम्युनिटी हेल्थ जो आपकी सराउंडिंग्स है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो किस तरीके से अफेक्ट करती है एक दूसरे को. तो बेसिकली पर्सनल हेल्थ का मतलब है हमारी ओवरऑल वेलबींग. ठीक है, मतलब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बींग का है, मतलब वेल है, सो दैट इज अ पर्सनल हेल्थ. अदरवाइज कम्युनिटी हेल्थ की अगर बात करें तो उसका मतलब है मेंटेनेंस,
protection and improvement of the whole community in which the individual lives. मतलब मेंटेन भी करना, उसको प्रोटेक्ट भी करना और कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स करना ताकि आप कम्युनिटी को इम्प्रूव कर पाओ और उससे हमारी लाइफ्स भी इम्प्रूव हो पाए. सो ह्यूमन बींग्स जो है वो कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एक अफेक्टिंग देयर अदर इंडिविजुअल्स एज वेल. इसीलिए हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी becomes an important factor for maintaining individual's health. अब सपोज अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे बहुत ही इन्फेक्टेड लोग हैं तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी ना, या आपकी कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं ना, तो कहते हैं कि घर पे नहीं रहना चाहिए, हॉस्पिटल में रहो. या जैसे कोरोना आज मतलब हुआ तो कहते थे कि अगर किसी को भी सिम्टम्स है आप आइसोलेट हो जाओ. क्यों? क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है ऑब्वियसली. क्योंकि अगर किसी को कोई डिसऑर्डर होता है तो वो माइक्रोब्स आपके अंदर भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि उसी हवा में आप भी ब्रीथ कर रहे हो. ओके, सो पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ बिल्कुल कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है ये हम कर चुके हैं. Next question. Are the conditions essential for maintaining good health and being free of diseases same or different? Why? तो मतलब जो कंडीशंस है जो बहुत जरूरी है गुड हेल्थ के लिए और डिजीज फ्री होने के लिए, क्या वो सेम है या वो अलग है, आपको और बताना है कि क्यों. तो बेसिकली एसेंशियल कंडीशन जो कि गुड हेल्थ या डिजीज फ्री होने के लिए क्या होती है, डिफरेंट, बट वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है. इफ द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर मेंटेन्ड, अगर उन कंडीशंस को आप मेंटेन करोगे तो आपको डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. बट बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन बीइंग हेल्थी. मतलब अगर किसी को बीमारी नहीं है कोई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, बट अगर आप हेल्दी हो तो हाँ आपको चांसेस डिजीज होने के कम है. द फॉर्मर मीन्स नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज. गुड हेल्थ का मतलब है कि बिल्कुल सही होना, बट अगर आप डिजीज फ्री हो तो मतलब आपको कोई डिजीज नहीं है. बट अदरवाइज गुड हेल्थ फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग का मतलब है. तभी हम कहते हैं कि गुड हेल्थ है तो डिजीज कम होगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. बट अगर आपको डिजीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. मे भी हो सकता है कि बाई चांस आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव गॉट अ गुड हेल्थ. Next question. Give two examples for each of the following. We have acute disease, chronic disease, infectious disease and non-infectious disease. आपको दो दो एग्जाम्पल दे दें. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये अलग अलग तरह की डिजीजेस हैं क्या, क्योंकि बेसिकली ये टाइप्स ऑफ डिजीज है. तो एक्यूट डिजीज वो होती है जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करती है, विच लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी नहीं रहते. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ. अगर सपोज आपको कफ हुआ, कोल्ड हुआ, कुछ ही दिन रहता है ना, कि कोई सालों तक थोड़ी ना रहता है वो. क्रॉनिक डिजीज वो होती है इन कंट्रास्ट टू एक्यूट जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है, बहुत लंबे अरसे के लिए रहती है. आप कह सकते हो कि आपकी कुछ डिजीजेस होल लाइफ भी रहती है और उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीबी, फॉर एग्जाम्पल अर्थराइटिस. इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो कि पैथोजन से होती है, मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से होती है, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है, मतलब सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में वो जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स से होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं कुछ फैक्टर्स, लेकिन लिविंग पैथोजेंस इसका फैक्टर नहीं होता. इसी वजह से ये डिजीज दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को थायराइड है, गोइटर है, तो वो गोइटर उनको थोड़ी ना होगा क्योंकि थायरॉक्सिन का, थायराइड ग्लैंड का माल फंक्शनिंग मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, वो किसी और की, वो किसी को छूने से या किसी को हग करने से वो पास नहीं होगा. So there are certain diseases which are due to the internal factors which lie inside our body and they are not transmitted. So they are non-infectious. That is, they are not passed from sick to healthy person. Okay, next question. List 3 disadvantages of infectious disease.
अभी हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो पास हो सकती है, जो माइक्रोब से होती है, मैं लिख देती हूँ, जो कि माइक्रोब से होती है, एंड इट कैन बी पास्ड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड भी बोल सकते हो, it can be transmitted from from sick to healthy person. Okay, if we talk about disadvantages, so one somehow has disease, his body functions are damaged and may never recover completely. Okay, the treatment will take time. It means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if proper treatment is given. The person suffering from infectious disease can serve as a source for other person also, like they can spread disease to other person also. तो डिसएडवांटेज क्या क्या हुए कि जो बॉडी फंक्शंस है वो डैमेज हो सकते हैं, राइट, और ट्रीटमेंट के में कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए वो बेड रिडन भी हो सकता है इंसान, और वो दूसरे के अंदर वो डिजीज कॉजिंग एजेंट पास भी हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. It was diagnosed that a patient has lost the power of fighting against infection. एक पेशेंट की पावर खत्म हो गई कि वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट के साथ फाइट कर सके, नहीं तो अदरवाइज आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, दैट इज यू हैव अ पावर टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. बट इफ इन केस पेशेंट की वो पावर खत्म हो जाती है, तो उस केस में नेम द डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंड नेम द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज. तो डिजीज कौन सी होती है, दैट इज एड्स, which is AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. और पैथोजेंस जो ये डिजीज स्प्रेड करते हैं, एड्स का कॉजेटिव एजेंट, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो बेसिकली एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाती है, मतलब बॉडी अपने आप को डिजीज कॉजिंग एजेंट से बचा नहीं पाती, प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर पाती, राइट. तो बेसिकली इम्यून सिस्टम यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है. ऑलमोस्ट एक छोटा सा आप कह सकते हो कि फ्लू करने वाला वायरस भी आपके अंदर एंटर हो जाता है, तो वो भी आपको बहुत बड़ी भयानक डिजीज भी कॉज कर सकता है. लाइक मतलब इतनी उसका इन्फेक्शन इस तरीके से हो सकता है कि इट कैन लीड टू मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. So AIDS is a disease where the person lost the power to fight against infection and HIV is the causative agent. Okay, अगला क्वेश्चन. नेम टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड देयर कॉज. दो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो पास नहीं हो सकती, जो इंटरनल फैक्टर से होती है. तो कुछ दो एग्जाम्पल देने हैं और उनका कारण भी बताना है. सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब माइक्रोब से नहीं होती है, उनको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं, एंड बेसिकली दे अकर ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल कैंसर किस वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, मतलब आपकी जीन की एबनॉर्मैलिटी की वजह से होता है. हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज ड्यू टू एक्सेसिव वेट, या आप एक्सरसाइज, मतलब आप बहुत ओबेस हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उस केस से आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी रह सकता है. अपार्ट फ्रॉम इट गोइटर हो सकता है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करता. सो ऑल दोज डिजीज विच अफेक्ट्स योर बॉडी पार्ट, कोई भी ऑर्गन आपका इफेक्ट कर रही है, कोई सिक्रीशन सही से नहीं हो रहा है बॉडी में, दे आर ऑल नॉन इन्फेक्शियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच. फर्स्ट पार्ट, द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स विद इन द बॉडी. सेकेंड पार्ट, द नॉन सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थर्ड पार्ट, द सब्सटेंस इंट्रोड्यूस इन बॉडी टू कॉन्फर इम्यूनिटी अगेंस्ट subsequent infection. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें नाम और एग्जाम्पल देना है. डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स जो बॉडी के अंदर ही होते हैं, मैंने आपको बताया, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स. वो फैक्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव वेट, हार्मोनल इम्बैलेंस, दे आर ऑल दी डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं. द नॉन सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सेल से नहीं बना हुआ, या आप कह सकते हो जो लिविंग नहीं है, बट जैसे ही होस्ट की बॉडी में चला जाता है तो वो लिविंग हो जाता है. सो दैट इज वायरस, ये इंपॉर्टेंट है. वायरस इज अ नॉन सेलुलर पैथोजन, इट कॉजेज एड्स, इट कॉजेज फ्लू, राइट, एंड देयर आर लॉट मोर वायरल डिजीज ऑल्सो. द सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं और वो आपको इम्यूनिटी देता है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हिम्मत देता है. So that is basically
the substance which is introduced into a body is a weakened or killed antigens. मतलब जिससे आपको इन्फेक्शन होती है वो वीक फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है थ्रू इंजेक्शन की फॉर्म में, आपको पता है वैक्सीन बोलते हैं जिसको हम, और उससे क्या होता है जैसे ही वो इंड्यूस करते हैं आपकी बॉडी उसको एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है और उसके रिस्पॉन्स में वो एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट विद द माइक्रोब्स और द फॉरेन पार्टिकल्स विच एंटर इनटू इट विच कैन बी हार्मफुल टू यू। तो वो एंटीबॉडीज बन जाती है और वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है, लेकिन जैसे वीकेंड या किल्ड बाय एंटीजन डाला ये आपको हार्म नहीं करता, बट वो एंटीबॉडी बन जाती है। तो कभी भी अगर लाइफ में आपको वो इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी टाइम नहीं लेती है वो एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार होती है और वो उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को हार्मलेस कर देती है। Okay, so that means the substance which is introduced is weakened or killed antigens, and this process is vaccination. Okay, what do you mean by disease symptoms? Explain by giving 2 examples. अब सपोज अगर आपको अगर कोई भी आपको डिजीज होती है, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको फ्लू हो रहा है या कुछ, तो क्या होता है, रनिंग नोज होता है, आप इरिटेट होते हो, हेडेक होता है, या कह सकते हो थोड़ा फीवरिश लगता है आपको। सो व्हाट आर दे कॉल्ड? They are basically symptoms. They are basically symptoms. Symptoms का मतलब है कुछ ऐसे एविडेंसेस या फिजिकल इंडिकेशंस जिससे पता लगता है कि पेशेंट को डिजीज है, ठीक है। दे आर विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ईदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज। स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, फंक्शन में। सपोज किसी के आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई येलो हो गई है या प्रॉपर दिख नहीं रहा है या कुछ भी, मतलब इस तरह के जो एविडेंसेस फिजिकल इंडिकेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिम्टम्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि भूख नहीं लग रही है, या आपकी टांग में दर्द हो रहा है, या आपके सिर में भी दर्द हो रहा है, या आपको चेक करते हैं स्टेथोस्कोप वगैरह से। तो बेसिकली सिम्टम्स को देखकर ही डॉक्टर्स बता पाते हैं कि आपको कौन सा डिजीज हुआ है, राइट। अब एग्जाम्पल, अगर मलेरिया के या टाइफाइड के सिम्टम्स देखो तो उसमें क्या होता है, फीवर हो जाता है, आप वीक फील करते हो, हेडेक हो जाता है, ये सब चीज सिम्टम्स में होती है। बट अगर आप साइंस की बात करो, साइंस और सिम्टम्स अलग चीज होती है। साइंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मलेरिया होता है तो चिल्स होते हैं, राइट। टाइफाइड फीवर में रैशेस हो जाते हैं, स्टमक पेन होता है, तो दीज आर द साइंस। ओके, सो सिम्टम्स एंड साइंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A baby is not able to tell his caretaker that he or she is sick. एक बच्चा जो होता है छोटा, वो अपने केयर टेकर को नहीं बता पाता कि वो बीमार है ना। सो व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट दैट द बेबी इज सिक? तो आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चा बीमार है? एंड द सिकनेस फ्रॉम विच द बेबी इज सफरिंग, और बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है वो हमें कैसे पता लगता है? सो बेसिकली सिम्टम्स को और साइंस को देखकर पता लगता है कि बेबी इज नॉट वेल। सिम्टम्स आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो रोई जा रहा है, कॉन्टिन्यूस रोई जा रहा है, तो मतलब वो बहुत इरिटेट हो रहा है, उसकी आईज ड्रूप कर रही है, आईज रेड हो रही है, या उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो इससे आप जान सकते हो कि जो बच्चा है वो उसकी तबीयत सही नहीं है। और साइंस जो आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको लूज मोशंस हो गए, ठीक है, या उसकी स्टमक में पेन हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उसकी कुछ मसल में पेन हो रहा है, वो शिवर कर रहा है, उसको ठंडी लग रही है, तो ये सब चीज साइंस मलेरिया के है। ऐसे ही अगर रेडनेस या उसकी आईज में प्रेसिस्टेंट रब करता रह रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब कुछ आई का प्रॉब्लम, आई फ्लू हो सकता है। तो इस तरीके से साइंस और सिम्टम्स को देखकर हमें पता लग जाता है कि कोई भी इंसान सही नहीं है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। और फिर उसके बाद साइंस को देखकर उसका डिसऑर्डर और फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान कर लेते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फर्स्ट पार्ट अ वर्म विच इज फाउंड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ऐसा वर्म जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सेकेंड पार्ट बैक्टीरिया जो कॉलेरा करता है। सो वर्म जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है दैट इज एस्कैरिस, और बैक्टीरिया जो कॉलेरा कर सकता है दैट इज विब्रियो कॉलेरी। Vibrio cholerae. So these are the two, the worm and the bacteria causing cholera. Okay, next question again on baby. A baby from a poor family is suffering from loose motion. एक बच्चा गरीब फैमिली से लूज मोशंस उसको मतलब है, उसको हो रहे हैं।
predict the first, second and third level cause of the disease in the given case. So सबसे पहले तो baby is suffering from loose motion, right? So the first or the immediate cause is a virus. Virus could have come, कैसे आया होगा कि उसने साफ पानी नहीं पिया होगा, उस वजह से तो उसको स्टमक में इन्फेक्शन हो गया जिससे लूज मोशन हुए. The baby suffered because he was not well nourished. And so the virus from the water attacked his body system क्योंकि उसका immunity भी strong नहीं था. Thus lack of nourishment becomes the second level cause. इस वजह से the baby wasn't properly fed because he belongs to a poor family. Thus a poor public services providing unclean drinking water and due to poverty it becomes the third level cause of the disease. तो सबसे पहला इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, दूसरा उसकी वीक इम्यूनिटी, थर्ड उसका लैक ऑफ गुड नरिशमेंट और उसकी प्रॉपरली फीडिंग नहीं है ड्यू टू पॉवर्टी. सो दिस बिकम्स द थर्ड लेवल कॉज. और इस वजह से उसको क्या हुआ है, ये जो भी डिसऑर्डर उसने फेस किया, डायरिया हुआ, सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू डिजीज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड फूड का मतलब कि खाना जो है वो इन्फेक्टेड है. आपने देखा होगा कहते हैं कि खाना बनाया उसको ढक कर रखो, है ना. आप अपने घर पे भी अगर कुछ खाना बनाया उसको ढक कर रखते हो क्योंकि अगर आप खोल के रखोगे तो फ्लाइज बैठेंगी उसके ऊपर. और आपको पता है जो फ्लाइज है वो कहाँ पे ब्रीड करती है, गंदी जगह पे बैठती है, उनके पाँव के साथ सब कंटामिनेशन होता है. तो जब वो आपके खाने पे बैठेंगी वही चीज उसको पास करेंगी और आपका फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा. तो कंटामिनेटेड खाना और कंटामिनेटेड पानी से डिजीज के दो एग्जाम्पल बताने हैं. तो jaundice and typhoid, they are caused due to contaminated food and water. Jaundice is caused due to contaminated food and typhoid by contaminated water. So we should make sure that we should cover our food, we should eat fresh food और clean water हमें पीना चाहिए. तभी कहते हैं कि you should make use of RO at your home ताकि पानी purify होके आप पियो. Next question, Mr. Sharma becomes exposed to a disease causing microbe. मिस्टर शर्मा एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को एक्सपोज हो जाते हैं बट डज नॉट डिवेल्प एनी नोटिसेबल डिजीज. बट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ने उनको इन्फेक्ट किया, या मतलब आप कह सकते हो कि उसी इन्वायरमेंट में थे बट उनको कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ, कुछ सिम्टम नहीं दिखा. एक्सप्लेन. तो सबसे पहली चीज तो इन्फेक्शियस माइक्रोब जो होता है वो डिजीज कॉज कर सकता है बट वो तभी आपको इन्फेक्ट कर पाएगा अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है. मतलब अगर आपकी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो. बट कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी इम्यूनिटी उन्होंने जो लाइफ टाइम में एक्वायर की है वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट होती है, इसलिए कोई भी पैथोजन उनको अगर अटैक कर रहा है तो उनको बहुत आसानी से डिजीज नहीं हो रही है. Thus the immune cells क्या करेंगे, they will kill the infection causing microbe ताकि वो बॉडी को हार्म ना कर पाए. As a result, despite exposure to the microbe, person will not manifest the disease. Person में disease नहीं होगी. तभी कहते हैं that you should maintain your good health, you should eat balanced diet, you should have vaccine properly at time ताकि आपका immunity strong हो. Okay, next question. Under which of the following conditions is a person most likely to fall sick? कौन सी ऐसी conditions है जिसमें person बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है? First part, when she is recovering from malaria. Second part, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox. Third part, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone who is suffering from chicken pox, and why? तो तीन कंडीशन है. कोई मलेरिया से रिकवर हो रहा है तो वो जल्दी बीमार पड़ सकता है, या वो मलेरिया से रिकवर हो चुका है और चिकन पॉक्स किसी को हुआ है तो उसको केयर कर रहा है, या उसने 4 दिन का फास्ट किया मलेरिया से रिकवर होकर और एक चिकन पॉक्स हुए इंसान की वो केयर कर रहा है. सो बेसिकली इस केस में जो थर्ड कंडीशन थी कि वो 4 दिन के फास्ट पे था, मलेरिया से रिकवर हुआ था और अब वो एक चिकन पॉक्स वाले इंसान की केयर कर रहा है, तो ही इज मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक. कारण क्या है, क्योंकि मलेरिया की वजह से बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है और बॉडी में से फ्लूइड्स निकलने लगते हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर वो 4 दिन खाना नहीं खाएगा तो वो अपनी वीकनेस से रिकवर नहीं हो पाएगा और वीक हो जाएगा.
अब अगर और वीक हो जाएगा, पहले ही उसका इम्यून सिस्टम मलेरिया के कारण वीक हो चुका है, अब अगर और वीक हो जाएगा और वो चिकन पॉक्स जिसको हुआ है उसके पास बैठेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको भी ये डिसऑर्डर हो जाएगा एंड ही इज मोर लाइकली टू फॉल सिक. ओके, अगला क्वेश्चन. A person is suffering from chest pain, breathlessness, loss of body weight, persistent cough, produces blood stained sputum. एक इंसान है जिसको चेस्ट में पेन हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, बॉडी वेट कम हो रहा है, कफ हमें रही जा रही है बहुत टाइम तक, और उसकी थूक में भी ब्लड के स्टेन्स आ रहे हैं. So name the disease and its causative agent, mention any mean of its transmission और वैक्सीन जो हमें उसे देना चाहिए. So in this case जहाँ chest pain, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ, तो obviously वो chest से related है. So the person is suffering from TB. और वो किस कारण होता है TB? TB is caused by the causative agent a bacteria Mycobacterium tuberculosis. अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज कोल्ड है, ठीक है, तो मैं अगर किसी के साथ बैठती हूँ और मुझे छींके आ रही है, तो मैं ऐसे ही अगर हैंकी लेके अपने मुंह पे नहीं ढक रही हूँ और मैं ऐसे ही छींके करी जा रही हूँ, तो क्या होगा कि जो माइक्रोब है वो भी मेरी सांस के अंदर छींकों के थ्रू वो एयर के अंदर आ रहा है, और अगर कोई मेरे साथ क्लोज बैठा है तो वो उसी एयर को इनहेल कर रहा है, और अगर अब वो उस एयर को इनहेल करेगा तो वो ड्रॉपलेट्स के अंदर जो इन्फेक्शन है वो उसके अंदर भी एंटर होगा. अब हो सकता है उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग ना हो, तो उस केस में वहां पे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट और मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी इन्फेक्ट करेंगे. राइट, so this is droplet infection which spread through coughing or sneezing like that. तो वैक्सीन उस केस में क्या होता है? टीबी का वैक्सीन होता है BCG, that is Bacillus calmette-guerin. This is a vaccine which is given in order to prevent TB. Next question. A person is suffering from loss of appetite with feeling of nausea and is passing dark yellow urine. एक पर्सन है जिसको लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लग रही है, उसको नोजिया की फीलिंग, उल्टी और चक्कर लग रहे हैं, एंड ही इज पासिंग डार्क येलो यूरिन, और उनका जो यूरिन है वो बहुत डार्क येलो है. सो आइडेंटिफाई द डिजीज एंड सजेस्ट एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इट, और 2 मेथड ताकि हम उसको कंट्रोल भी कर पाए, मतलब फैलने से भी कंट्रोल कर पाए और उससे इंसान को बचा भी पाए. तो जब भूख ना लगे, नोजिया की फीलिंग और डार्क येलो यूरिन, तो इसका मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. प्रिवेंशन क्या ले सकते हो? उसको बॉइल्ड वाटर दो, क्लोरीनेटेड बॉइल्ड वाटर दो. हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन उसको देना चाहिए. अब 2 मेथड जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरॉन इंजेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस लेकर, नॉट विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, इंटरफेरॉन के इंजेक्शन उसको देने चाहिए. एंड पेशेंट शुड टेक हाई कैलोरी डाइट, जैसे शुगर केन का जूस, रेडिश विद जैगरी, ये सब चीजें उसको लेनी चाहिए रिकवर होने के लिए. Next question. Under which of the following conditions are you most likely to fall sick? अगेन 3 कंडीशंस है और हमें बताना है कि तीनों कंडीशंस में अगर आप हो तो कौन सी कंडीशन में आपको बीमार होने का चांस ज्यादा है. When you are taking examination, नहीं, एग्जाम्स में कौन बीमार होता है? हाँ, एग्जामिनेशन फीवर जरूर होता है, बट वैसे बीमार नहीं होते हो आप. So when you have traveled by bus and train for 2 days, तो ट्रैवलिंग से भी कुछ नहीं होता, यू गेट टायर्ड, बट उससे आप बीमार नहीं होते हो. When your friend is suffering from measles, obviously when you come across your friend who is suffering from measles, you are more likely to fall sick, क्योंकि मीजल एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो कि छोटे बच्चों में होती है और वो नेजल और थ्रोट के डिस्चार्ज से स्प्रेड होती है. तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकती है. सो यू आर मोर लाइकली टू फॉल सिक व्हेन यू नो sit with your friend or come across with your friend or be close to your friend who is suffering from measles. So you can have that love bond with her, but don't be in close proximity to her. Next question we have is, name the viral disease which is about to be completely eradicated from the world. What is its preventive measure?
तो एक ऐसी वायरस से कॉज होने वाली डिजीज बतानी है जो कि कंप्लीटली इरेडिकेट होने वाली है वर्ल्ड से. व्हाट इज इट्स प्रिवेंटिव मेजर और हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. So polio is a viral disease which is about to be completely eradicated from the world. It is prevented through immunization. इसमें वही वैक्सीनेशन देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किल्ड या वीकेंड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में डालते हैं सो दैट कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना पाए, जो एंटीबॉडीज अगर आपको फ्यूचर में वो इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ फाइट कर पाए और आपको वो डिजीज होने से बचाए. So it can be prevented through immunization with oral polio vaccine initiated by Pulse Polio प्रोग्राम. आपने देखा भी होगा, कई बार आपके घरों में आते हैं कि भी छोटा बच्चा है, हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है. सो दैट इज द ओरल पोलियो वैक्सीन. ओके, so right to ways other than sexual contact by which AIDS can spread. अब आपको पता है एड्स क्या है. एड्स एक वायरल डिजीज है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है. मैंने अभी आपको बताया भी था. तो एड्स इज अ वायरल डिजीज दैट स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू यूज ऑफ कॉमन नीडल्स एंड सिरिंजेस. तो बेसिकली एड्स होता किससे है? AIDS is caused by HIV virus, which is human immunodeficiency virus. और ये कैसे स्प्रेड होती है? It's spread by sexual contact. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये होती है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को है ये, अगर आप उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करके किसी हेल्दी पर्सन में डाल रहे हो तो ब्लड के थ्रू हो सकती है. तो जहां पे भी ब्लड के कांटेक्ट में आएगा वहां पे एड्स स्प्रेड हो सकती है. कॉमन नीडल्स, सिरिंजेस, इनसे ये एड्स स्प्रेड हो सकता है. Okay, a person suffering from HIV/AIDS cannot fight even minor infections. Why? ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो कि एड्स से सफर करते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत बहुत वीक हो जाता है, ऑलमोस्ट निल होता है उनका इम्यून सिस्टम. तो उनकी बॉडी में टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन बहुत बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं ऑलमोस्ट, आप ये लगा लो. तो उससे क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उनकी बॉडी में एंटर करे, कोई माइनर डिजीज कॉज करने वाला ही या माइनर इन्फेक्शन कॉज करने वाला ही, तो भी इट कैन बी फेटल, मतलब इट कैन लीड टू डेथ. वो केस भी ऐसा हो सकता है, मतलब इतना वर्स्ट हो सकता है. So in case of AIDS, virus affects the body's immune system and damages it. So a person cannot fight even very small infections क्योंकि उनका immune system बहुत ज़्यादा weak हो जाता है. Okay, why is AIDS considered to be a syndrome and not a disease? जैसे एड्स का फुल फॉर्म देखो तो फुल फॉर्म है इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो इसको डिजीज क्यों नहीं कहते हैं? व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सिंड्रोम? तो सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, साइंस, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस दैट आर ड्यू टू अ कॉमन कॉज. मतलब एक सेम कारण की वजह से बॉडी के अंदर सिम्टम्स, अलग अलग तरह के साइंस, फिजिकल डिस्टर्बेंस, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है विद अ कॉमन कॉज. उसको आप क्या बुलाते हो? सिंड्रोम. तो इसलिए एड्स भी एक is also a complex of disease and symptoms. इसमें मल्टी सिम्टम्स हो सकते हैं और मतलब बहुत सी डिजीज हो सकती है इसके अंदर. It develops due to failure of body to fight against even minor infections such as cold. So basically failure of body to fight against infection means the damage to the immune system. It means damaging immune system. So HIV जो होता है that causes AIDS damages immune system thoroughly, and as a result अगर even a small cold lead to a development of pneumonia. एक छोटा सा कोल्ड का इन्फेक्शन, कोल्ड क्या होता है? कभी भी आप सर्दी में गर्म पानी से नहाकर सर्दी में आ रहे हो तो कोल्ड हो जाता है. अब सर्दियां हैं तो कोल्ड हमें अक्सर हो जाता है, नॉर्मल है. तो कोल्ड से भी निमोनिया हो सकता है. आप देखो ऐसे ही a slight gut infection can lead to severe diarrhea and blood loss. Likewise स्किन पे अगर रैशेस हो जाए they can lead into ulcers. तो इसलिए आप कह सकते हो इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्टर्बेंस दिखती है. सो दैट इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंड्रोम, नॉट अ डिजीज, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A mother who had suffered from chicken pox in her childhood is now taking care of her child.
who is suffering from the same disease? What are the chances of mother having chicken pox? अब आपको ये बताया गया है कि एक मदर है, उनको चिकन पॉक्स हो गया था चाइल्डहुड में। आपने सुना भी होगा कि सब लोग ये कहते हैं कि लाइफ में हमें एक ही बार चिकन पॉक्स होता है ना, वही वाली बात यहाँ कही गई है कि जो मदर है उसको चिकन पॉक्स बचपन में हो गया था। अब वो अपने बच्चे की केयर कर रही है जिसको सेम डिजीज हो गई है, मतलब चिकन पॉक्स ही हो गया है। तो क्या मदर को चिकन पॉक्स होने के चांसेस है कि नहीं, और उसको एक्सप्लेन करो। So basically यहाँ पे chances of mother having chicken pox is almost nil. रीजन क्या है? क्योंकि जो मदर है, मदर हैज बिकम इम्यून टू दैट डिजीज। और इम्यून कैसे बनते हैं? मैंने आपको बताया था, इम्यूनिटी हमारे अंदर एंटीबॉडीज से आती है, और एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर ही बनती है। अब जब एक बार हमें डिजीज हो जाती है या कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो वो आपके लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडी। तो अगर जैसे अगर मुझे आज चिकन पॉक्स हुआ तो मुझे एंटीबॉडीज मेरी बॉडी के अंदर चल गई और कुछ दिन के बाद मैं ठीक हो गई, तो वो एंटीबॉडीज फिर भी रहेंगी मेरी बॉडी के अंदर। और अगर कभी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट फिर से मेरी बॉडी में एंटर करेगा तो उस समय वो टाइम नहीं लेगी मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाने का, क्योंकि एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरी बॉडी में। वही एंटीबॉडीज तो आपका इम्यून सिस्टम बनाती है। ओके, तो इन्फेक्शन होने का चांस ऑलमोस्ट निल हो जाता है। अब इसी में यही लिखा है, when the immune system first encounters the infectious microbe, तो वो रिस्पॉन्ड करता है and then remember it specifically. remember it specifically का मतलब है एंटीबॉडी उसकी स्पेसिफिक तरह की आपकी बॉडी में बन जाती है। So when the next time that particular microbe enters into a body, immune system respond with greater vigor and eliminates that infection more quickly. और उससे वो infection नहीं होता। So that means a mother who is taking care of the child suffering from chicken pox is safe. She won't get this disease because her immunity is quite strong due to the antibodies present in her body. Okay, next question. Give cause and remedy of hepatitis, AIDS and malaria. क्या कारण है और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो हेपेटाइटिस, एड्स और मलेरिया को? तो सबसे पहले हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस होता किससे है? इट इज अ वायरल डिजीज कॉज बाय हेपेटाइटिस वायरस। अब कैसे बचा सकते हो इसके अंदर? बासा खाना मत खाओ, स्टेल फूड मत खाओ, हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीनेशन कराओ। वैक्सीनेशन तो देखो, जो जो एक चार्ट बनता है जब बच्चा पैदा होता है, जो जो चार्ट और जो जो डिजीज कभी आती है तो वैक्सीन आते हैं, तो वो हमें जरूर लगवाने चाहिए। ओके, सेकेंड है एड्स caused by HIV, we have discussed। और इसको कैसे कर सकते हैं? रेजर्स, नीडल्स, ब्लेड्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। ओके, मलेरिया, it is caused by plasmodium, which is a protozoan, and it is spread by a vector called as female anopheles mosquito। ओके, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कहाँ पे होती है? जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है। तो इसको प्रिवेंट कर सकते हो, अपने आसपास हाइजीनिक कंडीशन रखो, कोई पानी खड़ा मत होने दो, क्योंकि अगर कहीं पे गंदा पानी खड़ा होता है तो वहीं पे तो मॉस्किटोस ब्रीड करते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करो, तो इससे आप मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हो। सो आई होप यू गेट दिस कि हेपेटाइटिस, एड्स और मलेरिया किससे होता है और कैसे प्रिवेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। List any 3 ways of preventing the spread of airborne disease. Airborne disease को कैसे हम prevent कर सकते हैं spread होने से? तो सबसे पहले तो airborne disease वो होती है which spread through droplet infection. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होती है जिसके अंदर सपोज अगर मुझे कफ है या कोल्ड है, मैं स्नीज कर रही हूँ, कफ कर रही हूँ, तो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट या एयर में आ रहे हैं और वही एयर साथ में दूसरा बंदा इनहेल कर रहा है उस चीज को। तभी बोलते हैं कि अगर आपको कफ है, कोल्ड है, तो कवर योर माउथ सो दैट कि वो जो ड्रॉपलेट्स हो वो उन ड्रॉपलेट्स के साथ इन्फेक्शन एयर के अंदर ना आ जाए। तो अगर हमें एयरबॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करना है, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहो इन्फेक्टेड पर्सन के, आर्टिकल्स मत शेयर करो इन्फेक्टेड पर्सन के, और मास्क, ग्लव्स, हैंकरचिप्स ये यूज करो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ज्यादा कंजेस्टेड प्लेसेस पे मत जाओ, डोंट गो ऑन मच कंजेस्टेड प्लेसेस। और एक और चीज, अपने घर को वेंटिलेटेड रखो, कीप योर हाउस वेंटिलेटेड, ताकि फ्रेश एयर आपके घर के अंदर आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन वाज बिटन बाय अ स्ट्रे डॉग।
एक बंदे को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया. आफ्टर सम डेज हिज नेचर गेट्स इरिटेटेड. वो बहुत उसको काटने के बाद क्या असर हुआ कि वो बहुत इरिटेट सा रहने लगा. ही स्टार्टेड फियरिंग फ्रॉम वाटर. उसको पानी से भी डर लगने लगा. तो उसको कौन सा डिजीज हुआ? इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल? इज देयर एनी प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज? तो आई होप ये डिजीज तो सबको पता है. बचपन से ही आपके पेरेंट्स, जब आप स्ट्रीट डॉग्स को बुलाते हो तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि मत बुलाओ, आपको काट जाएगा, काटेगा तो पेट में इंजेक्शन लगेंगे. सुना होगा ये आपने. सो बेसिकली क्या होता है, रेबीज हो जाती है. इससे क्या होती है? रेबीज. क्योंकि जो डॉग होता है, जो स्ट्रे डॉग होता है, तो उनके जो स्लाइवा होता है उसके अंदर एक रैप्डो वायरस होता है. क्या होता है? रैप्डो वायरस. तो जब वो आपको इन्फेक्ट करता है तो उसकी जो स्पुटम होती है वो आपके कनेक्शन में आती है और उससे वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है. राइट. और इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन होती है. जो मैंने आपको इंजेक्शंस बताए ना, वो होते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन. और लोकल अथॉरिटी को बिल्कुल एफर्ट करना चाहिए, उनको स्ट्रे डॉग्स को इम्यूनाइज करना चाहिए ताकि वो इस डिजीज को स्प्रेड करने का एजेंट ना बने. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name any two groups of microorganisms from which antibiotics could be extracted. पहले तो मैं एंटीबायोटिक का डेफिनेशन बता देती हूँ आपको. एंटीबायोटिक आर द सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी. वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. और कौन प्रोड्यूस करता है उनको? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC. तभी WBC को सोल्जर्स कहते हैं, क्योंकि या तो इन्फेक्शन को खा लेते हैं या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना देते हैं. तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स मैं आपको बताती हूँ, ये तो एंटीबॉडीज हो गई जो आपकी बॉडी के अंदर होती है. एंटीबायोटिक्स जो आप बाहर से दवाइयां खा रहे हो ताकि आप एंटीजेंस को मार पाओ, आपकी प्रोसेस को, आपकी इम्यूनाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए. सो बेसिकली टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, और वो है बैक्टीरिया और फंजाई. बैक्टीरिया और फंजाई. देखो, एंटीबॉडीज अंदर से क्रिएट होती है, एंटीबायोटिक्स आप बाहर से खाते हो. ओके, दोनों में क्या होते हैं? वीकेंड या किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच प्रोवाइड्स हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट एंड प्रोवाइड यू इम्यूनिटी. ओके, अगला क्वेश्चन. इफ पेनिसिलिन इज गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. एक पर्सन है, उसको जॉन्डिस है, उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं. इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इन्फेक्शन. व्हाई? अगला पार्ट एक और है. नेम अ डिजीज विच हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. थर्ड पार्ट, स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स इरेडिकेशन. तो पहला क्वेश्चन करते हैं, अगर पेनिसिलिन हम एक पेशेंट को दे रहे हैं जिसमें जॉन्डिस है, तो उसको वो इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इन्फेक्शन. क्यों? तो बेसिकली जो पेनिसिलिन होता है ना, वो जिसको जॉन्डिस है उसको आप जब देते हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि जॉन्डिस वायरस से होता है. और पेनिसिलिन जो होता है वो पाथवे ब्लॉक करता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे हेल्प करता है वो. ठीक है, तो वायरस पे पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो जितने भी आप पेनिसिलिन के इंजेक्शन दे दो तो वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. राइट. दूसरी चीज थी कि कौन सी डिजीज है विच हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और वो कौन सी डिजीज है? दैट इज स्मॉल पॉक्स. दैट इज स्मॉल पॉक्स. और प्रिंसिपल बिहाइंड इरेडिकेशन ऑफ एनी डिजीज, मोस्ट ऑफ इट इज द इम्यूनाइजेशन. लाइक पोलियो का भी हमने किया था, दैट इज ऑल्सो, उसके लिए भी इम्यूनाइजेशन है, और स्मॉल पॉक्स के लिए भी क्या है? इम्यूनाइजेशन. सो इम्यूनाइजेशन इज वेरी वेरी द गुड प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ एनी डिजीज, नॉट ओनली फ्रॉम योर सेल्फ बट फ्रॉम द वर्ल्ड. सो इसलिए वी शुड प्रमोट द वैक्सीनेशन. ओके, what are the two barriers which prevent the entry of microbes in the body? अब आपकी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करते हैं, माउथ से एंटर करते हैं, एयर के थ्रू एंटर करते हैं, है ना, स्किन के थ्रू एंटर कर सकते हैं. तो दो बैरियर्स कौन से हैं जो आपके जो एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को रोकते हैं? दैट इज योर स्किन एंड स्वेट. स्किन एंड स्वेट prevent the entry of microbes into the body. Okay, so you need to learn this. Okay, which female mosquito feed on blood of warm-blooded animals like human beings? We are warm-blooded, है ना. तो हमारे कौन सा मॉस्किटो है जो आपके ब्लड पे फीड करता है? तो बेसिकली in many species of mosquitoes, female need highly nutritious food in the form of blood in order to lay mature eggs. तो जो फीमेल मॉस्किटोज होती है ना, उनको जो न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा चाहिए, जो कि वो ब्लड की फॉर्म में लेती है, क्योंकि उनको मेच्योर एग्स ले करने होते हैं. Hence,
Mosquitoes feed on many warm-blooded animals, included us. In this way, वो जब वो फीड करती है हमारे ब्लड पे, तो वो डिजीज भी ट्रांसमिट करती है हमें. दैट इज द रीजन मॉस्किटोज आर मोस्टली वेक्टर्स. मॉस्किटोज आर मोस्टली वेक्टर्स ऑफ मेनी डिजीज. वेक्टर्स आर समथिंग जो कि खुद डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट डिजीज कॉजिंग एजेंट को आपके तक लाके आपको इन्फेक्शन करवाते हैं. ठीक है. अब जैसे मलेरिया है, मलेरिया अकर्स ड्यू टू द प्रोटोजोन विच इज प्लाज्मोडियम, बट प्लाज्मोडियम खुद थोड़ी ना आ रहा है इन्फेक्ट करने, वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो उसकी कैरियर है, मतलब उसका वेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who discovered vaccine for the first time? Name the two disease which can be prevented by using vaccine. सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाया, और दो डिजीज बतानी है जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है. So vaccine is basically biological preparation which improves the immunity to a particular disease. हर एक disease का एक वैक्सीन होता है, अगर आप उसको लगा लो तो वो आपको बायोलॉजिकली प्रिपेयर कर देता है ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाए और आपको वो डिजीज नहीं हो. तो it was discovered by Edward Jenner and he made first vaccine against smallpox using the microbes of cowpox, a similar but less severe disease. The modern term vaccination जो है, it is derived from words vacca which means cow और vaccinia which means cowpox, क्योंकि पहली वैक्सीन cowpox से ही बनी थी, तो बेसिकली इसीलिए इसका नाम वैक्सीनेशन रखा गया है. सो डिजीज जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सी है, बट अभी आपको पता है कोरोना भी प्रिवेंट कर रहे हैं. जो आपका सेकेंड कोरोना टाइप वायरस आया उसको भी प्रिवेंट करने का वैक्सीन आ गया है, आपको डोजेस लग रही है कोविड वैक्सीन की. तो ऐसी बहुत सी डिजीज है, तो यहाँ पे हम डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, ऐसी बहुत सी डिजीज है विच वी कैन प्रिवेंट थ्रू वैक्सीन. सो वैक्सीन को हमें प्रमोट करना चाहिए. जिन लोगों को नहीं पता उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए कि वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है. Okay, next. Why is immune system essential for our health? अब बार बार इतने सारे क्वेश्चंस किए और बार बार हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली इम्यून सिस्टम जरूरी क्यों है हमारी हेल्थ के लिए? देखो, इम्यून सिस्टम जो है ना, वो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है जो कि आपको पैथोजन से बचा रहा है. उसमें सारे कंपोनेंट्स ब्लड के आ जाते हैं. फैगोसाइटिक सेल्स जो फैगोसाइट बन के खा लेते हैं इन्फेक्शन को, नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सब आ जाते हैं उसके अंदर. बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं. मैंने अभी आपको बताया था ना, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है अगेंस्ट एंटीजेंस ऑफ पैथोजेंस, और या फिर वो जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट. इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स को खा लेता है या उनको हार्मलेस बना देता है जब उसको इनकाउंटर करता है. तो इसीलिए इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट इट डिसाइड्स द सिविरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन बाय डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी. तो जितने ज्यादा एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होंगे उतना इम्यून सिस्टम होगा, अच्छा होगा, उतना रेजिस्टेंस होगा, उतना पावरफुल होगा, उतनी आपकी अच्छी हेल्थ होगी. Okay, next. Explain by giving reasons. We have 4 parts. पहला part, balanced diet is necessary for maintaining healthy body. बिल्कुल अग्री करते होगे आप भी, तो हमें रीजन देना है कि क्यों. अभी करते हैं. सेकेंड पार्ट देखते हैं. हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. ऑर्गेनिज्म की हेल्थ डिपेंड करती है आपके आसपास का एनवायरमेंटल कंडीशन पे. ओके, आवर सराउंडिंग शुड बी फ्री फ्रॉम स्टैग्नेंट वाटर. यस, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी दोबारा भी करते हैं. Social harmony and good economic conditions are necessary for good health. So let's take one by one. Balanced diet क्यों जरूरी है healthy body के लिए? अब देखो, balanced diet का मतलब है it is the first and the foremost condition necessary for the good health. Balanced diet का मतलब है आप सारे nutrients खा रहे हो. ये नहीं कि सिर्फ बर्गर खा रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ दाल खा रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ आप घी खा रहे हो. नहीं, you should have all the nutrients in right amount. प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ चाहिए होता है आपकी बॉडी में एक राइट प्रोपोर्शन में. तो अगर आपकी बॉडी किसी भी एक न्यूट्रिएंट में लैक करती है तो आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जैसे कि आप पढ़ते हो वॉशियोकर, मरास्मस. दीज आर ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस व्हिच आर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट. लाइक अगर आयरन नहीं है डाइट में तो अनीमिया हो जाएगा. तो एक्सेसिव या इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स, वो अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो या कम खा रहे हो, उससे भी
इफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो तो क्या होगा, आपको ओबेसिटी हो जाती है, बहुत मोटापा आ जाता है। और मोटापा आने से क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स के पास फैट का लेयर जम जाता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, और यू कैन बी, आपकी बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, तो ऐसे बहुत से नुकसान हो जाते हैं। वॉशियोकर और रिकेट्स भी हो सकता है। अब बैलेंस डाइट प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज, तो अगर सही से खाना खाओगे, सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में खाओगे, तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी, और आपकी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और बढ़ जाएगी, आप स्ट्रांग हो जाओगे। ओके, अब सेकेंड पार्ट था हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। बिल्कुल सही है, जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि कितनी आपकी सराउंडिंग्स क्लीन है। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्लाइज और मॉस्किटोज होंगे, जर्म्स होंगे, तो उससे तो डिजीज होगी ही होगी ना। अब जैसे कि रॉटिंग गार्बेज हो रहा होता है जो, वहीं पे तो मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, खड़े पानी में, पूल्स में, मतलब वहीं पे तो मॉस्किटोज होते हैं। तो अगर ज्यादा मॉस्किटोज होंगे तभी तो आपको वो इन्फेक्शन होगा। So people fall ill quite often in the area where in which they live, जहाँ पे garbage, stagnant water या open drains हो। Clean air भी बहुत बहुत जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। ओके, तीसरा पार्ट, सराउंडिंग शुड बी फ्री फ्रॉम स्टैग्नेंट वाटर। वो आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, क्योंकि जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज होती है, उनके जो वेक्टर्स होते हैं वो खड़े हुए पानी, गंदे पानी में ही ब्रीड करते हैं, और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। ओके, सोशल हार्मनी और गुड इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हेल्दी होना मतलब फिजिकली फिट नहीं, सोशली भी आप वेल होने चाहिए। तो सोशल हार्मनी और गुड इकोनॉमिक कंडीशन दोनों जरूरी है। सोशल हार्मनी जो होगी तो आपके जॉयज एंड सॉरोज होंगे, तो वो आप लोगों के टुवर्ड्स काइंड रहोगे, आप खुश रहोगे, वो भी बहुत जरूरी है। बट अगर आप किसी को मिस ट्रीट करोगे तो आप हैप्पी और हेल्दी नहीं रह सकते हो। ऐसे ही प्रॉपर अर्निंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना कहां से खाओगे अगर पैसा नहीं होगा तो। सो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत बहुत अच्छी होनी जरूरी है, ताकि आप एक बैलेंस डाइट खा पाओ। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड? कौन कौन से तरीके हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती है? सो इट गेट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और वेक्टर। तो 4 जरिए हैं जिनसे इन्फेक्शियस डिजीज तो पहचान गए ना, वो डिजीज जो किसी एक से दूसरे में पास भी हो सकती है और जो माइक्रोब से हो सकती है। तो वो माइक्रोब्स आपको कैसे आपकी बॉडी में आ सकते हैं? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या थ्रू वेक्टर्स। एयर से कैसे आते हैं? अब जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने बताया था कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है, ही रिलीजेस द ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग जर्म्स। तो आप उन ड्रॉपलेट्स को अगर हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा, अगर हम साथ ही खड़े हो, आप उसको इनहेल करोगे, तो आपको वो डिजीज हो सकती है। दिस इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि इससे बच कैसे सकते हैं। कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टीबी, ये सब इसी से होता है। अब वाटर, अगर वाटर सोर्स पॉल्यूटेड है, जहां से आपका पानी आ रहा है वो पॉल्यूटेड है, उसमें इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीज कॉजिंग एजेंट है, और अगर वो आप पानी पियोगे तो ऑब्वियसली आपको वो बीमारियां होंगी। कॉलेरा, अमीबाइसिस, हेपेटाइटिस, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एड्स, ये सब हो सकता है। सिफाइलिस, ट्राइकोमोनास, दे ऑल कैन अकर। वेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट डिजीज कॉजिंग एजेंट को आपके तक लाते जरूर है, जैसे कि मॉस्किटोज वगैरह। तो तभी अभी हमने पढ़ा था कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटोज जो होते हैं दे आर वेक्टर्स, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए वेक्टर्स से भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, construct a table showing category of agents which cause infection and one disease infection caused by each: virus, fungus, bacteria, protozoan और worm. State the importance of categorization of infected causing agent. टेबल बनाना है एक, जिसमें एजेंट्स लिखने हैं हमें जो इन्फेक्शन करते हैं, एक एक डिजीज बतानी है इन 5 एजेंट से कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली डिजीज कॉजिंग एजेंट वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वॉर्म, ये सब हो सकते हैं। डिजीजेस भी ये बहुत सारी करते हैं, बट यहाँ हम एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एड्स, फंगस से रिंगवॉर्म, बैक्टीरिया से टीबी, प्रोटोजोन से मलेरिया और वॉर्म से एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ना पाँव बहुत बल्की हो जाता है, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पाँव हो जाते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, रिंगवॉर्म भी पता है आपको, ऐसे एड आती है इसकी, आपने देखा होगा।
ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट क्या है? इट हेल्प अस टू डिसाइड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हमें कौन सा यूज करना है, क्योंकि कुछ ड्रग्स किसी माइक्रोब के लिए वर्क करती है और कुछ ड्रग किसी माइक्रोब के लिए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि पेनिसिलिन है, वो बैक्टीरिया के लिए काम करता है, बट फंगस या वायरल या प्रोटोजोन या वॉर्म इन्फेक्शन के लिए थोड़ी ना काम करेगा। तो किससे इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। Next question. Name two airborne diseases. How does the disease causing microbes spread through air? Second part. How does HIV virus spread from a patient to a healthy person? Third part. How does the immune system of a body function? तो एक एक करके पार्ट देखते हैं। दो एयरबॉर्न डिजीज और हाउ दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब स्प्रेड थ्रू एयर वो पढ़ते हैं पहले। तो निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड आपकी दो एयरबॉर्न डिजीज के एग्जांपल हो गए। और अभी हमने किया था कि स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कि इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या कफ करता है, वो एयर में आ जाती है, तो अगर कोई पास खड़ा है वो उसको ब्रीथ कर रहा है तो माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं और उसमें भी इन्फेक्शन हो जाती है। अगला पार्ट, हाउ डज HIV वायरस स्प्रेड कैसे होता है हेल्दी पर्सन तक, कैसे पहुंचता है HIV वायरस? HIV वायरस पेशेंट से हेल्दी पर्सन से कैसे कैसे पहुंच सकता है? रॉन्ग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल्स, रेजर्स, सिरिंजेस यूज करने से, एंड इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उससे बेबी को आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, या किसी अगर इंसान को ये है और आप उससे ब्लड ले रहे हो तो भी आ सकता है। थर्ड पार्ट, इम्यून सिस्टम आपकी, हाउ डज द इम्यून सिस्टम ऑफ अ बॉडी फंक्शन? इम्यून सिस्टम आपका डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट पैथोजन, वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। कैसे? एंटीबॉडीज बनाकर, और अपने जो एंटीबॉडीज बनाई है उनको स्टोर करके, और जो एंटीजेंस इन्फेक्ट करते हैं उनको रिमेंबर करके, ताकि जब कभी आपको जिंदगी में वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट एंटर करे तो वो फटाफट से वो एंटीबॉडी बना दे और उसको हार्मलेस कर दे और आपको डिजीज से बचा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग टू एग्जांपल्स. It is not necessary that a pathogen may affect an organ or a tissue depending upon the point of entry. Explain the statement by giving two examples देने हैं कि it is not necessary, ये जरूरी नहीं है कि पैथोजन जो है may affect an organ or tissue depending upon the point of entry, कि वो कौन से ऑर्गन या टिश्यू को इन्फेक्ट करने वाला है वो डिपेंड करेगा कि वो कहां से एंटर हो रहा है। ठीक है, तो पैथोजन अफेक्ट जरूरी नहीं है कि जहां से एंटर हो रहा है उसी ऑर्गन और टिश्यू को इन्फेक्ट करने वाला है। इट मे इन्वेड द बॉडी एट easiest accessible route and then makes it the way to the target tissue. तो जो भी अंदर घुसने का आसान तरीका है वो रूट वो फॉलो करता है, बट जाकर आपके टारगेट, जो उसका टारगेट होता है उसी ऑर्गन टिश्यू को वो इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एड्स कॉजिंग वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंटर हो रहा है, बट वो स्प्रेड कहाँ हो रहा है? लिम्फ नोड से सारी बॉडी के अंदर। जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस जो है वो एंटर हो रहा है मॉस्किटो बाइट से, बट वो ब्रेन में पहुंच के इफेक्ट कर रहा है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोन से होता है उसमें प्लाज्मोडियम ब्लड से एंटर हो रहा है, बट लिवर को इन्फेक्ट कर रहा है और फिर आरबीसी में भी पास हो रहा है। तो जहां से एंटर होगा जरूरी नहीं कि वहीं पे इन्फेक्शन होगा, वो एक इजी रूट, एक्सेसिबल रूट देखता है और इन्फेक्ट अपने टारगेट ऑर्गन को ही करता है। Next question. Educating parents would help a lot in reducing the incidence of disease in children. अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे या आप उनको एजुकेट कर दोगे तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंट, वो डिजीज बच्चों में होने से बचा सकते हैं कुछ हद तक। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 5 रीजन। तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं उनको इंपॉर्टेंस पता होगी कि हेल्दी और बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, और इस वजह से वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अपने बच्चों को बचा लेंगे। और अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा लेंगे तो उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। वो अलग बात है कि बच्चे बात कुछ नहीं मानते हैं, बट फिर भी अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हो तो वो इंपॉर्टेंस पता होगी, तो एटलीस्ट वो स्ट्रेस करते रहेंगे कि नहीं नहीं ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे करो, तो दे कैन एक्चुअली सेव देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। दे नो अबाउट द मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो वो हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करके रखेंगे। उनको पता है कि डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड हो सकती है, जैसे एयर का मैंने आपको बताया था कि कंजेस्टेड एरियाज पे मत जाओ, आप घर के विंडोज वगैरह खोल के रखो ताकि वेंटिलेटेड हो। तो ये सब चीजें अगर पता होंगी तो वो एक अच्छी हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं।
पेरेंट्स विल प्रोवाइड ओनली सेफ अनकंटामिनेटेड वाटर, और वाटर बॉर्न डिजीज भी बच जाएंगी, क्योंकि जैसे कि पता है कि पानी गंदा होगा तो वाटर बॉर्न डिजीज होंगी। तो उनको पता रहेगा कि पानी को बॉईल करके दो, या आरओ लगवाएंगे, या कुछ भी, आप प्योरिफाइड पानी आपके अंदर जाए कम से कम। Educated parents can provide symptomatic treatment first and then go for further doctor consultation to kill the cause of disease. तो वो आपके सिम्टम्स देख के कुछ आपको हेल्प करेंगे, कुछ आपको ट्रीटमेंट देने में, और अगर वो डिजीज फिर भी रहती है देन दे विल टेक यू टू द डॉक्टर, ताकि क्योंकि तब तो वो उस कंडीशन में डॉक्टर ही आपको ट्रीट कर पाएगा। Educated parents can educate a sense of social and moral responsibility in their children, ताकि वो क्लीन एनवायरनमेंट को रखे, वो अपने बच्चों को हेल्थ का इंपॉर्टेंस, क्लीन रहने का इंपॉर्टेंस, पर्सनल हाइजीन का इंपॉर्टेंस, अगर किसी को डिजीज है उससे किस तरीके से उसके कांटेक्ट में कैसे नहीं आओ, तो उस चीज से बचाएंगे, आपको अच्छी हैबिट्स देंगे, तो इस तरीके से सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन के अंदर भी आएगी और वो भी एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। एक लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी दी होगी। तो केस स्टडी क्या है यहाँ पे? The principles of prevention consisting of general ways that deal with practices to be followed to avoid diseases and specific ways that include immunization। मतलब जो प्रिंसिपल्स है प्रिवेंशन के, उसमें बहुत से वेज आते हैं जो कि आपको डिजीज अवॉइड करने में हेल्प कर सकते हैं और आपको स्पेसिफिक वे भी बताते हैं विच इंक्लूड्स द इम्यूनाइजेशन। द टेबल शोज सम इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके पास एक टेबल है, वैक्सीन किस किस तरीके से लगवानी चाहिए। तो वैक्सीन, डिजीज, एज ग्रुप और सेफ्टी लैंड। तो हेपेटाइटिस बी, it is for disease hepatitis, all infants, children, even adult, they should go for it। ठीक है। polio, poliomyelitis, all infants up to 5 years of age, minimum of 3 doses per child at 1 month interval जरूरी है। इसकी सेफ्टी ऑलमोस्ट 100% होती है इससे। बीसीजी टीबी कॉज करता है। ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 14 years of age, उनको ये वैक्सीन लगाना चाहिए। नियरली 70% इसका सेफ्टी रेट है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स। तो जो ये वैक्सीनेशन होता है ये किस तरीके से काम करता है? तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेड माइक्रोब्स बॉडी के अंदर डालते हो थ्रू इंजेक्शन एक सॉल्यूशन फॉर्म में ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ताकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो पाए किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की। जैसे अगर आपने टीबी का वैक्सीन लगाया तो टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी। ओके, तो अलग अलग माइक्रोब्स के अगेंस्ट अलग अलग वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन अवेलेबल है, सारी डिजीज के वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट जो हमारी इंपॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हो फेटल डिजीजेस है, बहुत क्रॉनिक डिजीजेस है, उनके अगेंस्ट वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first ever person to produce a vaccine? किसने सबसे पहले वैक्सीन प्रोड्यूस किया था? नेम द डिजीज इट वाज डेवलप्ड अगेंस्ट, और कौन सी डिजीज के अगेंस्ट ये डेवलप हुआ था? सो एडवर्ड जेनर was the scientist who discovered the vaccine for the first time against disease smallpox. Against disease smallpox. It is very, very important to learn this. What does BCG vaccine stands for? अब देखो यहाँ पे अपने टेबल में किया कि बीसीजी वैक्सीन इज फॉर अगेंस्ट द डिजीज टीबी, और किस किस को लगाना चाहिए, और 70% रेट है इसका। एंड बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इट इज बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी एंड यू शुड लर्न दिस, एंड इट इज अ वैक्सीन which is against the TB. What is are the measures of spread of hepatitis B? हेपेटाइटिस बी कैसे स्प्रेड होता है? क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, कुछ वाटर के थ्रू होती है, कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती है, कुछ वेक्टर्स के थ्रू होती है। तो हेपेटाइटिस बी जो है इट इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड विच इज कंटामिनेटेड विद अ वायरस, दैट इज अ हेपेटाइटिस वायरस, जो कि कॉज है हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of which symptoms a medical practitioner will diagnose a condition as TB? मतलब
कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखकर डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर पाता है कि पेशेंट को टीबी है। आपको पता है कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड कफ रहे अगर किसी को, मतलब खांसी बहुत टाइम तक रहे, कहते हैं ना कि ज्यादा खांसी है डॉक्टर के पास चले जाओ, बिकॉज उस समय डर होता है कि कहीं इतनी ज्यादा खांसी ना हो जाए आपको जिसमें ब्लड भी आने लगे और इट विल लीड टू टीबी इन दैट केस, और टीबी इज अ फेटल डिजीज, अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो प्रेसिस्टेंट कफ अगर रहे विच लास्ट फॉर मोर देन 3 वीक्स और उसमें जिसमें ब्लडी स्पूटम भी आने लगे, दैट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ टीबी। एंड यू नो टीबी जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान वाला डिसऑर्डर है, ऑलमोस्ट सारे डिजीजेस नुकसान वाली होती है, बट टीबी के अंदर बहुत ब्रेथलेसनेस होती है, सांस नहीं आता, बहुत कफ होती रहती है, बहुत वीकनेस हो जाती है। तो टीबी जो है इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने पूरा व्हाई डू वी फॉल कर लिया है, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा हेल्दी किसको कहते हैं, डिजीज क्या होती है, कौन कौन सी टाइप ऑफ डिजीज है, विद एग्जांपल कौन से इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स है, कहाँ से इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स की मोड ऑफ स्प्रेड हो सकता है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीन किसने बनाई थी सबसे पहले, कौन सी डिजीज के अकॉर्डिंग मतलब के रिस्पॉन्स में बनाई थी, और इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है, और हेल्थ से रिलेटेड, क्लीनिनेस से रिलेटेड ये सब हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। सो इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me Divya from Arihant Parhaku signing off, but we'll be coming soon with new and more interactive and knowledge gaining sessions. तो बने रहो आप हमारे साथ. So till then my 3 tips for you: prepare well, study hard and make your habit to write and learn. And also जो अरिहंत की बुक्स मार्केट में आ चुकी है उनको यूज करो, उनके सारे थ्योरी पढ़ो क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और उसमें जो क्वेश्चंस, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस सेशन में इंक्लूड करे या वहां से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा उसके अंदर, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टेस्ट दो, और जब सारा सिलेबस हो जाएगा ना, जब ये लास्ट सेशन आप अटेंड कर लोगे और सब लर्न कर लोगे, तो बुक के पीछे प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए, उनको भी प्रैक्टिस करो ताकि सिलेबस को क्लब करके परफॉर्म करना भी आपको आना चाहिए। दिस इज टर्म 2 और हमें कहीं पे भी मार्क्स छोड़ने नहीं है आप। So thank you, bye bye, take care, we'll be meeting very soon. Thank you.